Hi everyone, I hope you're doing very well at the other side of the screen. Today we'll be talking about the theory of statistics. क्योंकि ये इग्नू स्पेसिफिक कंटेंट है तो मैं फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में. मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल है. पहला कि आपको टर्म का रेलेवेंस समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. दूसरा किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं वो भी साथ साथ बात करते हुए चलेंगे पेपर में. You cannot imagine statistical theory, right? You cannot write it in a generic sense. आपको अपनी किताबें खोल के उस तरह से उस कंटेंट को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो कंटेंट समझ में आ जाए उसके बेसिक्स पे हम इस वीडियो में काम करेंगे. देन यू हैव टू ऑफ कोर्स रीड ऑल ऑफ दैट, लर्न दैट, रिमेंबर दैट एंड राइट इन योर एग्जाम. सो आई जस्ट वांट टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, एंड देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट. Now, the first thing to be discussed is parametric and non-parametric statistics. Let me put it here. I'll try to write as neatly as possible. और अगर पीछे से background noise आएगा तो please excuse it. I really can't help. ठीक है. So parametric statistics और non-parametric statistics में difference समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए आप 5 फ्रेंड्स हो, ठीक है, और आप पांचों दोस्तों की जो हाइट है वो लगभग सेम है, ठीक है. और मैं आपसे पूछूं कि ज़रा मुझे बताना आप लोगों की हाइट का एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप सारे हाइट्स को लेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करके मुझे दे देंगे कि ये रही आपकी एवरेज. अब अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो मैंने एक अजम्पशन लिया है यहाँ कि आप लोगों की हाइट लगभग सेम है. दैट इज़ प्रिसाइसली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स फॉर यू. ये वो स्टैटिस्टिक्स का तरीका है जिसमें आपके पास अजम्पशंस होती हैं, जो डेटा आपके पास है उसमें ज़्यादा वेरिएंस नहीं होती और आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है. और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में इसका जस्ट उल्टा है. इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो. मैं वापस सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको कि आप जो 5 दोस्त हो, मुझे ज़रा अपनी हाइट का एवरेज बता दो. लेकिन अब मैं अजम्पशन नहीं ले रही कि आप लोगों की हाइट लगभग सेम है. अब मुझे क्या मालूम कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है अपने कद में. द मैक्सिमम आई कैन डू विद दिस डेटा इज़ आई कैन अरेंज इट, आई कैन रैंक इट एंड फाइंड द टॉप मोस्ट and the bottom most value. That is precisely non-parametric tests for you. इसमें कोई assumption नहीं होती है, ठीक है. अब अगर आप इसको इसके डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहे हो तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स दे रिलाई ऑन assumptions and that assumption is about the population distribution, about their variance, about their normality. इसका एग्जाम्पल है अनोवा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इग्नू के लिए, बाय द वे, ठीक है. एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में वी डोंट हैव एनी सच असम्पशंस, वी डोंट हैव टू मीट दोज असम्पशंस ऑल्सो. और इसका एग्जाम्पल है यू टेस्ट, या रादर आप जितने ये रैंकिंग वाले टेस्ट पढ़ोगे ना, ये सारे नॉन पैरामेट्रिक होते हैं. अब इग्नू में सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कोई आपसे, क्योंकि ये पहली ही यूनिट का एक मेजर टॉपिक है. तो इसके साथ साथ अगर उन्हें इसका क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे और साथ में 2-4 चीज़ें और पूछेंगे. साथ में वो आपसे पूछेंगे इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज और इसका अजम्पशन, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स है, अजम्पशन पे होती है. तो इसमें आपको ये 3 चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो पढ़ना. अब मैं अगर आपको एक एक करके हर टॉपिक से लेके जाती हूँ. पैरामेट्रिक का एडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये एफिशिएंट है. एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि आपके पास जो डेटा है उस डेटा को आपने कंसिडर इसलिए किया क्योंकि वो आपकी अजम्पशन मीट करता है. और अगर नहीं भी मीट करता होगा तो कैसे मीट नहीं करता ये भी आपको पता है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. अब क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है उसमें एक सर्टन क्लास चल रही है, तो ये बहुत प्रिसाइज भी है. अब आप कोई भी टेस्ट ले लो, मैं कैलकुलेशन पार्ट की बात नहीं कर रही. मैंने वो अनुभव वाले वीडियो में भी यही बोला था कि इसका अजम्पशन और इसका इंटरप्रिटेशन मैं नहीं डिस्कस कर रही यहाँ. मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ. कैलकुलेशन इज़ वन थिंग. आप जब भी कोई टेस्ट लगाते हो किसी भी पॉपुलेशन पे, तो आपके पास एक हाइपोथेसिस होता है. उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए आपको मैथ करनी पड़ती है.
तो अगर आप पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हो, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जो मैथ है, उसके बाद जो आपकी असम्पशन या आपके रिजेक्शन का रीज़न होगा, दैट कुड बी प्रिसाइज, दैट इज़ बिकॉज यू हैव अ सर्टन डेटा. Alright, and then these are widely used. That is because if we have to make any generic comment about a certain population, you use the test which justify a certain data set. Alright, अब इसका disadvantage क्या है? अगर आपकी assumption ही गलत है, टेस्ट ही गलत हो गया, ठीक है, तो इट इज़ अजम्पशन सेंसिटिव. दूसरा, इसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत है. आप रॉ डेटा के साथ काम नहीं कर सकते. ये नहीं कि डेटा मिला है और टेस्ट लगा दिया है. दैट्स नॉट द केस. यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डेटा सपोर्ट्स द टेस्ट यू वांट टू कंडक्ट. ओके, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. अजम्पशंस, पहला assumption ये है that your observations are independent. Alright, another इसका जो assumption होता है वो variance के लिए होता है. The variance of the dependent variable is assumed to be equal among the group, ठीक है. And normality, you assume that your data is normally distributed. Normal distribution probability का topic है, बहुत बड़ा है वो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि क्या होता है. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, बेल शेप कर्व होता है वो, एंड इट हैज़ 3 साइड्स टू इट. इट हैज़ नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड देन अ मिडल वैल्यू, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं यहाँ लो लिख रही हूँ, यहाँ एवरेज लिख देती हूँ और यहाँ हाई लिख रही हूँ. ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ऐसा नहीं दिखता. उसके हर पॉइंट पे उस बेल शेप कर्व के नीचे का जो एरिया है, it gives you a certain information about the probability context. I'm not going into that depth. But coming back to the concept, जब आप बेल शेप कर्व देख रहे हो, मान लो ये जो डेटा है ये लोगों की हाइट के बारे में है, ठीक है. तो आप इस कर्व को देख के मुझे क्या बता सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी कि आप एक बहुत छोटे कद के इंसान से मिलोगे बहुत कम है, ये प्रोबेबिलिटी कि आप एक एवरेज हाइट के इंसान से मिलोगे सबसे ज़्यादा है, और एक प्रोबेबिलिटी कि आप एक बहुत लंबे इंसान से मिलोगे वो भी कम है, ठीक है. तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसको देखने की है? एवरेज हाइट के लोगों को देखने की है. तो जब नॉन पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आप आते हो, तो आप मान के चलते हो कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. योर डेटा इज़ क्लोज टू योर मीन एंड मोड. ओके, अब सेम चीज़ नॉन पैरामीट्रिक के बारे में. नॉन पैरामीट्रिक का एडवांटेज ऑफ कोर्स ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपके डेटा को कोई अजम्पशन ही मीट नहीं करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. एंड देन यू डोंट हैव टू मेक योर data set suitable for the test. You can pick up the raw data set and you can utilize it. Now the problem with this is, coming to the disadvantage of it, less powerful and less precise है, क्योंकि आपने जो डेटा उठाया उसके बेसिस पे assumption ली, conclude की. अब अगर मैं आपका डेटा सेट चेंज कर दूँ, क्योंकि उसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, आपका जो आउटकम है प्रोबेबिलिटी की वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ लेस पावरफुल, इट इज़ लेस प्रिसाइज. अब इसकी अजम्पशंस, पहली अजम्पशन ये है कि डेटा ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होगी, और दूसरा कि रैंडम सैम्पल है आपके पास, ठीक है. जैसे अभी हम पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस एंड दैट, यहाँ ऐसा नहीं है, रैंडम सैम्पल है. यू विल सी दैट एंड देन यू विल वर्क ओवर इट. So these were the introduction to the basic definitions and the kind of topics you will have here. अच्छा, इसमें कहीं पे ना ये कॉन्सेप्ट भी होगा जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा आपको किसी किसी टेस्ट के बारे में थ्योरी दे देंगे. वो तो एनी विच वेज जब आप पढ़ोगे तो आपको करनी पड़ेगी. एक मैंने और चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, दिस ऑल्सो कम्स एज अ क्वेश्चन, दैट इज़ पियर्सन्स कोएफिशिएंट, ठीक है. वो भी आपको इस यूनिट में दिख जाएगा. तो अगर उसका न्यूमेरिकल करना है आपको तो कर लेना, काफ़ी इजी है, पेपर में भी आता है. सो यू विल सेव योर मार्क्स देयर. तो मोटा माटी फर्स्ट यूनिट में यही सब है. अगर इग्नू के उसमें से कंटेंट समझ में ना आए तो ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको पता है कि वेरिएबल रिसोर्सेज होता है. इसके अलावा आप गूगल भी करोगे तो यू विल फाइंड सम गुड थ्योरी. लेकिन मोटा माटी जो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी सब के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है. आगे मूव करेंगे हम. लेट मी क्लियर माय कैनवस. ठीक है जी. अगला कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का.
ये क्या होते हैं? मान लो आपको कोई चीज़ बड़ी पसंद है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई तस्वीर आपको बहुत पसंद है। अब मैं आपको बोलूँ ज़रा इस तस्वीर के बारे में बताना, तो विद ऑल द पैशन यू टेल मी कि इसमें ये कलर्स इस्तेमाल किए हैं, ये इस पेंटर ने बनाई थी, इसका साइज़ ये है, इस कैनवस पे बनी है, ये इतनी पुरानी है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर यू। काम हो गया है, यू हैव मेड द कंक्लूजन, पेंटिंग बन चुकी है, नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट टू मी, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है? ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें आप एक पॉपुलेशन का सैंपल लेते हो और उसके बेसिस पे कंक्लूजन देते हो। अब ये कैसे होगा? ये होगा हाइपोथेसिस मीट करके। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी को उल्टा करके देख लेते हैं। आप मुझसे मिले, मैंने आपको कहा कि जी मुझे तस्वीरों का बहुत शौक़ है। अब पहला तो यहीं पे जो मेरे पास हाइपोथेसिस है कि हाँ, इसे तस्वीरों का बहुत शौक़ है। नाउ यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी कि अच्छा कैसी तस्वीरें, कैसे रंग, कौन सा आर्टिस्ट, दिस एंड दैट। अब इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप अजम्पशन बनाओगे कि अच्छा आपको अगर ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप प्रॉबेबली इस पेंटर को देखो, आपको इसका काम बड़ा अच्छा लगेगा। दैट इज़ प्रिसाइसली इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर यू। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर meant to give the details about the conclusion which is already made, ठीक है? और inferential statistics में you have the population का sample with you and then you have to find out the conclusion जो भी आपको find out करना है. This involves hypothesis testing और उसकी वैलिडिटी एंड वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करोगे, एक टर्म पढ़ोगे आप, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इज़ नथिंग बट मीन मोड मीडियन। निकालना बड़ा आसान है, देख लेना, अगर हुआ तो मे बी आ जाए पेपर में, मैंने तो कभी देखा नहीं है उसका क्वेश्चन आज तक के। लेकिन अगर डेफिनेशन आती है तो डिस्क्रिप्टिव में आप ये चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद, यू कैन टॉक अबाउट मीन मोड मीडियन ऑल्सो बिकॉज इट वर्क्स ऑन सेंट्रल टेंडेंसीज। ओके, अब हम ज़रा डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैट्स को थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। जो टॉपिक्स मुझे पता है कि देखने को मिल ही जाते हैं तो उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। लेट मी क्लियर माय कैनवस। You will get to see something called classification, and classification will talk about something called frequency distribution. Okay, जितना गंदा मैं लिख रही हूँ बाद में पढ़ा कहाँ जाएगा किसी से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो तो वो ये है कि आपका डेटा सेट, डेटा वैल्यू जो भी दिया है आपको, वो कितनी बार रिपीट हुआ, वो जो कितनी बार रिपीट हुआ है ना, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये टेलीमार्क्स में करवाते हैं वैसे तो। उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको 2-4 डेफिनेशंस जो मुझे एक्सप्लेन करनी है, जो मुझे पता है इग्नू के कंटेंट में है, वो मैं ज़रा आपको क्विकली एक्सप्लेन करके दे दूँ और थोड़ा नीटली लिख लूँ तो अच्छा है। लेट मी क्लियर दिस अप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म आप पढ़ोगे ग्रुप्ड डेटा और एक पढ़ोगे अनग्रुप्ड। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के उससे, हेल्प से। फॉर एग्जांपल आपको डेटा लिख के दे दूँ मैं, ये आपके सामने डेटा लिखा हुआ है। अब आपको कोई कह रहा है कि मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दो, बट यू डोंट हैव टू ग्रुप द डेटा, ऑलराइट? सो हाउ विल यू डू दैट? आप बस ये देखोगे कि आपके पास यूनिक डेटा वैल्यूज़ कितनी है। मेरी यूनिक डेटा वैल्यू है 1 2 3 4 8 9। अब आप इसे लिखोगे 1 2 3 4 8 and 9, and then you will tell that how many times these data values have repeated themselves. So 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1 and 1। इतना
ख़राब तरीके से नहीं लिखा जाता है, बट इट्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, सो आई एम राइटिंग इट दिस वे. So your frequency distribution is the number of times your data value has repeated. ठीक है. अच्छा, इसको टेलीमार्क्स की तरह भी लिखते हैं, वही ऐसा वाला देखा होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिखते हैं. अगर होगा किताब में लिखा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इट्स द सेम थिंग. आई कैन डू दिस विथ ग्रुप्ड डेटा ऑल्सो. अब ग्रुप डेटा क्या होता है? आपने देखा आपका जो यूनिक डेटा वैल्यू है 1 2 3 4 8 और 9, ये एक सर्टन ग्रुप की तरह चल रहा है. तो अब जब आप इसको लिखोगे तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 to 5 6 to 10. 1 to 5 में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे 2. ठीक है. अब इसमें दो और डेफिनेशंस आती हैं. वन इज़ इंक्लूसिव, another is एक्सक्लूसिव. ठीक है. जो एक्सक्लूसिव होता है उसमें द अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द सेम क्लास. द अपर लिमिट ऑफ ईच इज़ एक्सक्लूसिव. मतलब इफ़ आई एम राइटिंग 20 to 30, ठीक है, तो द क्लास कंटेन्स 20. एनीथिंग विच इज़ मोर देन 20 and everything which is less than 30 and not 30. कंफ्यूजिंग हो गया ये तो. ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं. एक्सक्लूसिव मेथड में अगर मैंने लिखा है 20 और 30, तो जो भी डेटा वैल्यू 20 से ज़्यादा 30 से कम है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव. ठीक है. उसके बाद मेरे पास जो इंक्लूसिव मेथड होता है, इट सम वॉट लुक्स लाइक, अब अगर इसको मेरे को कंटिन्यू करना तो आई राइट 31 and 40. इन द इंक्लूसिव मेथड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इट इज़ वन मोर. तो आपका ये जो पीछे वाला नंबर है वो भी इंक्लूड होगा. ठीक है. दैट इज़ इंक्लूसिव मेथड. इसको एग्जाम्पल की तरह अगर मेरे को समझाना है, या अगर मैं एक बार और रिपीट करूँ, तो जैसे 20 से 30, 20 से बड़ा सब कुछ, 30 से कम सब कुछ, 30 नहीं, दैट इज़ एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव में 20 से बड़ा सब कुछ, 30 से कम सब कुछ और 30 भी, दैट इज़ इंक्लूसिव. और इंक्लूसिव में जब आप नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू करते हो, अगला नंबर उससे +1 होता है. ठीक है. सो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यू. क्वेश्चन आएगा तो मे बी डेफिनेशन पूछ लें, या फिर ऐसा पूछ लें कि जब जो डेटा है, व्हाट इज़ ग्रुप डेटा, व्हाट इज़ अनग्रुप डेटा, या इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसके बारे में ज़्यादा बात होगी तो हो जाएगी. इसके अलावा आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ और आएगा. एंड देन वी हैव टैब्यूलेशन. अब ये टैब्यूलेशन मैं आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ, उसी से सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा. आई डोंट हैव टू डू वेरिएबल एफर्ट फॉर दैट. लेट मी मेक अ टेबल. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे होता है टाइटल ऑफ द टेबल. टेबल का टाइटल आपको बताएगा उसका रेलेवेंस कि आपने ये टेबल बनाया क्यों है. ठीक है. यहाँ पे होती है स्टब हेड. स्टब हेड इज़ द कलेक्टिव टाइटल ऑफ व्हाट. अगर आप उसका पोजीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्सप्लेनेटरी हेडिंग है रोज़ के लिए. ठीक है. देन यू हैव दिस कैप्शन. दिस कैप्शन इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग ऑफ कॉलम्स. तो जो रोज़ की एक्सप्लेनेटरी हेडिंग है उसको हम स्टब बोल रहे हैं, कॉलम्स की को बोल रहे हैं कैप्शन. यहाँ पे हमारे पास फिर होती हैं रोज़ की एंट्री, ये कॉलम की हेडिंग, ये कॉलम की हेडिंग, ये टेबल का डेटा, और यहाँ पे अगर कोई टोटल है, नॉट नेसेसरीली होगा बट बेसिकली द कंक्लूजन. नीचे दो और चीज़ें लिखते हैं हम, फुटनोट और लिखते हैं सोर्स.
सोर्स जहाँ से भी आपने ये टेबल उठाया या डेटा उठाया टेबल बनाने के लिए, एंड फुट नोट इज़ द एक्सप्लेनेशन, द पॉइंट और वट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट. ओके, इट्स अ वेरी गुड हैबिट. अगर आप अपने पेपर में भी कोशिश करना, स्पेशली 2 सब्जेक्ट्स के लिए, रिसर्च थ्योरी और ये वाला स्टैट्स का जो थ्योरी है, पेपर में कुछ भी चार्ट वार्ट बनाओ ना, तो ज़रा उसका टाइटल, उसका नंबर वगैरह लिख लेना, बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है देखने में. सो जो पढ़ रहा है उसको भी अच्छा लगेगा. तो जो डेफिनेशंस आपको देखनी है टेबल में, जो जो आपको ऐड करना है, दैट हैज़ टू बी टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शन, स्टब, बॉडी होगी, उसके बाद फुट नोट और सोर्स ऑफ डेटा, so that it looks well. Then comes graphical representation of data, और उसमें आप जो टर्म्स पढ़ोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मैं ज़रा बीच में ड्रॉ कर लूँ उसको. दिस इज़ ग्राफिक डायग्रामेटिक. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आप पढ़ोगे हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व. ठीक है, अब ये जो है, अ हिस्टोग्राम इज़ नॉट इक्वल टू बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज़ नॉट इक्वल टू लाइन ग्राफ, एंड अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ नॉट इक्वल टू अ कर्व चार्ट. वाई सो? जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, आप उनकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, और जब आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, आप उसका एक्चुअल कंटेंट प्लॉट करोगे. ठीक है, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ क्या? हिस्टोग्राम जब आप बनाओगे, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने में आपके जो भी बार्स बनेंगे उनमें डिस्टेंस नहीं होता. लेकिन जब आप बार ग्राफ बनाते हो, उसको जब आप प्लॉट करोगे उसमें डिस्टेंस होता है, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअल डेटा. फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब आपको बनाना है, इट इज़ बेसिकली अ लाइन ग्राफ, बट हाउ एंड व्हाट पार्ट ऑफ इट, अगेन क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे है, डिस्टेंस नहीं होगा, उसमें डिस्टेंस होगा. देन यू हैव फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी कर्व हिस्टोग्राम से ही बनता है, उसका सेंट्रल पॉइंट निकाल करके, डॉट लगा के, प्लॉट करके उसका कर्व बना देते हैं. एंड ऑन दिस साइड, अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यू हैव लाइन चार्ट. ठीक है, सो देखने में एक जैसे हैं, नहीं है एक जैसे, क्योंकि ये अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हो जाती है गड़बड़. ठीक. अच्छा, इसी में जो मैंने आपको बोला था, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हो, तो सेंट्रल टेंडेंसीज़ को मेजर करने के लिए मीन, मोड, मीडियन निकालना बताएंगे आपको, तो वो भी देख लेना प्लीज़. फॉर्मूला देख लेना ज़्यादा, अगर कुछ नहीं देखना तो. देन यू हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें आप रेंज, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हो. रेंज, अच्छा इसको आप ऐसे इमेजिन करो, आपके पास डेटा सेट है, अगेन हाइट्स का ले लो चलो. ठीक है, आपने बोला कि मैं देखना चाह रही हूँ कि 10 साल के जो बच्चे हैं उनका कितना कद हो जाता है, कितनी हाइट हो जाती है. आपने 10 साल के 100 बच्चे लिए, आपने उनका हाइट लिखा, कोई तो रेंज होगी ना आपके पास, एक सबसे कम, एक सबसे ज़्यादा. ठीक है, कुछ तो सेंटीमीटर्स में जो भी हाइट आपको मिली है, किसी की तो सबसे कम, किसी की तो सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज़ योर रेंज. देन कम्स एवरेज डेविएशन. इट इज़ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ईच एंटिटी फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एंटिटीज़. एंड देन इट इज़ बेसिकली मीडियन से भी कैलकुलेट हो जाती है ये. स्टैंडर्ड डेविएशन में हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्कोर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एंड देन स्क्वायर इट, एंड देन डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ स्कोर. सो एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ टू डू विद हाउ फार योर डेटा इज़ फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, एंड फिर स्क्यूनेस और कुटोसिस का कॉन्सेप्ट आता है, दैट हैज़ टू डू विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आई वुड नॉट टच इट राइट नाउ, क्योंकि मेरे को इससे एनी विच वेज अगर मेरे से हो पाया तो मेरे को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करना है. लेकिन ये जो 2 टर्म्स हैं, दीज हैज़ टू डू विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है ना, इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व. अब ये जो बेल शेप्ड कर्व है, अगर बहुत उठा हुआ है दिस वेज, ठीक है, होना तो ऐसा चाहिए था, है लेकिन ऐसा, तो ये जो पीक आ रही है ना, ये जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर मेरा कर्व अगर फ्लैट हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए मेरा कर्व, तो ये भी जो डेविएशन आ रही है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस.
ठीक है। अगर पीक कर रहा है तो क्रोटोसिस है, और अगर डिप कर रहा है तो स्क्यूनेस है। अब इसमें अगर क्वेश्चन आया तो यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर जगह लिखे होते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के एडवांटेजेस लिखना चाहोगे तो यू कुड रिलेट दैट कि आपके पास बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, डिस्क्रिप्शन प्लॉट हो जाती है, इंटरप्रिटेशन बिकम्स ईजी। डिसएडवांटेज ये है कि मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं, डेटा ही करेक्ट नहीं होएगा, तो सैम्पलिंग के वजह से जो पॉपुलेशन का कंक्लूजन आप निकालना चाह रहे हो वो भी नहीं निकलना, ठीक है। एंड at times it do not gives a lot of information because it will plot a certain thing, ठीक है, कंप्लीट इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है वहाँ पे। सो दिस कुड बी द डिसएडवांटेज। पढ़ोगे आप आई थिंक अपने इग्नू के कंटेंट में these should be there. Now coming to इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो कंक्लूजन ड्रॉ करने की हम बात कर रहे हैं, दैट हैपन्स, एंड फॉलोइंग दैट उसमें जो पढ़ने वाली एक्चुअली चीज़ है ना, जिससे क्वेश्चन भी निकल के आता है, दैट इज़ हाइपोथेसिस एंड हाउ डू यू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैंने पेपर दिया था तब भी आया था। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस, लेट मी क्लियर दिस, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। आपके पास एक पॉपुलेशन का सेट है, ठीक है। अब आप हर किसी के ऊपर तो टेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। दुनिया में बिलियंस में पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है कि आप बिलियन लोगों को अप्रोच करोगे और बोलोगे कि मुझे कुछ कंक्लूड करना, चलो कंक्लूड करते हैं। यू डोंट डू दैट, यू टेक अ सैम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर बच्चों पे चले जाते हैं हम, आपको फिर हाइट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको 5वीं के बच्चों का हाइट का एवरेज निकालना है। अब आप किसी भी स्कूल में चले जाओगे, 6 सेक्शन होते हैं, आप 6 सेक्शन में जाके थोड़े ना टेस्ट करोगे। आप एक सेक्शन उठाओगे, अब वो आपका पॉपुलेशन सैम्पल हो गया, एंड उसके बेसिस पे आप मुझे डेटा निकाल के दे दोगे कि हाँ भैया इसी के आसपास एवरेज होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ होगा तो होता होगा, ठीक है। नाउ दिस पार्ट जो मैंने अभी किया, मैंने क्या किया कि मेरे पास 6 सेक्शन थे, 6 में से मैंने एक सेक्शन उठाया, क्योंकि मैंने क्या अज्यूम किया कि 5वीं के बच्चे हैं, हाइट लगभग बराबर ही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। मैंने पूरी पॉपुलेशन नहीं ली, मैंने एक सर्टन सैम्पल उठाया। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं इस चीज़ को करने के लिए। हम एस्टिमेशंस के बेसिस पे कर सकते हैं इसको, या फिर हम हाइपोथेसिस के बेसिस पे कर सकते हैं हम इसको। एस्टिमेशन के बेसिस पे करने का मतलब ये है कि हम वी मेक द कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नोन, ठीक है। कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो डेटा सेट मेरे पास है, उसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, उसके बेसिस पे मैं उसके बारे में क्या क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, दैट इज़ एस्टिमेशन। एंड देन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज व्हेन यू डू नॉट नो समथिंग अबाउट द डेटा सेट बट यू वांट टू कंक्लूड इट, सो हाउ यू डू दैट, दैट इज़ हाइपोथेसिस वाला इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एस्टिमेशन अनबायस्ड होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बहुत बेसिक तरीके से समझना हो तो डे हाइट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप इसको जब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो, आपने डेटा लिया, मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, सबकी हाइट आप लेकर के आए हो। अब यहाँ पे आप एस्टिमेशन से मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपने देखा कि 20 में से 18 बच्चे 160 सेंटीमीटर्स के ही हैं, और बाकी एक बच्चा बहुत छोटा है, एक बच्चा बहुत बड़ा है, तो आप इसके बारे में अगर कुछ कंक्लूड करना चाहो विद दिस इंफॉर्मेशन यू हैव इन हैंड, यू कैन, एंड दैट इज़ योर एस्टिमेशन वाला पार्ट। देन फॉर द हाइपोथेसिस आप एक्चुअली ये समझने की कोशिश करते हो कि वाई ये 18 बच्चे इज़ ऑफ एवरेज हाइट, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है। फॉर दैट यू हैव टू फॉर्म one hypothesis. And now this hypothesis, it is a statement which may or may not be true about the population you have chosen and you wish to validate, ठीक है। हमारे पास 2 किस्म के हाइपोथेसिस बहुत सारे होते हैं वैसे तो, बट सिंस वी आर स्टार्टिंग, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल प्रपोजिशन है, और उसी का उल्टा इस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है।
अब हमारे पास जो H1 है ना, जो हाइपोथेसिस H1, अच्छा इसको H1 भी बोलते हैं बाय द वे, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो डायरेक्टली टेस्टेबल नहीं होता, लेकिन जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है वो डायरेक्टली टेस्टेबल होता है। ठीक है, एक इन दोनों में ये डिफरेंस है। आप एक्सेप्ट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को करते हो, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को नहीं करते हो। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग इट, the other one becomes negative. If you're rejecting it, the other one becomes true. तो वो डिपेंडेंट है आपके नल हाइपोथेसिस पे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि हाइपोथेसिस बनाने का और टेस्ट करने का हमारे पास जनरल प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। तो अगर आप उसको बेसिक तरीके से समझो, सबसे पहले आप अपना डेटा सेट चूज़ करोगे, उसके बाद आप उसका एक स्पेसिफिक नल हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे, आप उसे H0 नाम दोगे, उसके बाद आप उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखोगे, आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और सिग्निफिकेंस भी डिसाइड करोगे। दो बड़े बड़े टर्म्स हैं, आगे कंटिन्यू करूँगी इसके बारे में। एंड उसके बाद जब आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके बेसिस पे वट एवर यू हैव कंक्लूडेड, यू विल आइदर एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। एंड दिस इज़ हाउ यू टेस्ट द हाइपोथेसिस। बड़ा जनरल है और यही कॉन्सेप्ट है, अगर पढ़ोगे तो you would have the idea about it. Now, the another thing here जिसके बारे में एक्चुअली पूरा चैप्टर है बट आई डोंट नो क्यों है। इट्स ओके, हम कर लेते हैं। दो किस्म के एरर्स होते हैं हमारे पास। लेट मी क्लियर दिस। टाइप 1 एंड टाइप 2। बड़ी कंफ्यूजन होगी, छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आपने अपने दोस्त को बोला कि बेड के नीचे मॉन्स्टर है। ठीक है, अगर बेड के नीचे मॉन्स्टर नहीं है, दैट इज़ टाइप 1 एरर, यू स्कैर्ड देम। ठीक है, और टाइप 2 एरर क्या होता है, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि बेड के नीचे मॉन्स्टर नहीं है, पर एक्चुअली है, आपने उल्टा कर दिया, यू हैव मिस्ड समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो दोज आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ये हम पेपर में लिख नहीं सकते, तो इसको ज़रा ढंग से एक्सप्लेन कर लेते हैं। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस विच वाज एक्चुअली ट्रू। ठीक है, अगर आपने मेरा एग्जाम्पल देखा, मैंने बोला मॉन्स्टर है लेकिन नहीं था, तो मेरा टाइप 1 एरर हुआ। व्हेन यू reject something which is actually true, that is type 1 error. And type 2 error occurs when we fail to reject a null hypothesis, that is actually false. मैंने ऐसे null hypothesis को accept कर लिया जो कि actually false था, that is type 2 error. ठीक है, अब इसके बारे में अगर बुक में से ज़्यादा कुछ लिखा है, आई डोंट नो व्हाट द रेलेवेंस इज। थ्योरी में भी आप इतना ही लिख पाओगे, और कोई एग्जाम्पल स्टेट कर लेना। अच्छा, इसका बड़ा अगर ये पेपर में आया ना, तो थोड़ा इंटेलिजेंटली एक्ट करते हुए आप कोविशील्ड के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, अभी न्यूज़ आई थी उसके बारे में कि जिन लोग ने कोविशील्ड लगवाया है उनको ब्लड क्लॉट होने की प्रॉब्लम है। तो आप उसके बारे में देखो, उसके बारे में एग्जांपल स्टेट करके देखो कि कितना है कितना नहीं है। और दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ मेडिसिन वर्क्स। ठीक है, उन्हें पता होता है कि एक दवाई के, हर दवाई के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, बट दे एक्सेप्ट दोज फॉल्ट्स कि ठीक है, अगर 2% लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन 98 को तो नहीं हो रही ना, सो जनरल गुड देखा जाता है। तो अगर एक्सप्लेन कर, ये आता है पेपर में से, टाइप 1 टाइप 2 पूछते हैं थ्योरी में, अगर आता है तो कोविशील्ड का एग्जाम्पल लेके बढ़िया सा एग्जाम्पल स्टेट करके पेपर में लिख के आना। ठीक है, अब मूविंग ऑन, लास्ट थिंग टू डिस्कस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साफ कर लूँ। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डोनेट करते हैं अल्फा से। ठीक है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। वापस बोल रही हूँ, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर आप कोई नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, उसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा रिजेक्शन का अगर वो एक्चुअली ट्रू है। इट इज़ 0.05 जनरली आपने देखा होगा, या 0.01 आपने जनरली देखा होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि अगर आप लिख रहे हो दैट द वैल्यू 0.05 और 0.01, आप ये कहना चाह रहे हो दैट यू आर ओके विद बींग रॉन्ग 5 times out of 100, और यू आर ओके बींग
रॉन्ग वन टाइम आउट ऑफ 100। ये वैल्यूज़ इसलिए सेट होते हैं ताकि जो टेस्ट की लाइबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो अच्छी बनी रहे। इंटरप्रिटेशन इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो हाउ वी सेट अप अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस कि पहले तो आप अपना कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि आपको चाहिए क्यों है। मेडिसिन का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम कोविशील्ड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो मान लो आप किसी नई मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो एंड देन यू चूज़ अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप या तो 0.05 ले लो, 0.01 ले लो, जो भी कंडीशन उसके बेसिस पे ले लो। आपने हाइपोथेसिस ले लिया दैट दिस मेडिसिन विल वर्क, ओके। नाउ हाउ ओके you are with this hypothesis to be rejected or not to be true, that is 5 times out of 100, 1 time out of 100। and then आपको इसके consequences consider करने पड़ेंगे कि जैसे अब हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो इट कांट बी 0.05, इट इज़ टैक्सिंग, इट विल बी 0.01। इतनी ही गलती अफोर्ड कर सकते हैं हम, बाकी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन फाइनली बेसिस अपॉन वट एवर परसेंटेज ऑफ चोजन मैं अपना कंक्लूजन निकालूंगी। सो सेटिंग अप अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज लाइक सेटिंग रूल्स फॉर द गेम। and what rules? Those rules are needed for your hypothesis testing। what testing? जब सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको नतीजा निकालना है तो कंपेयर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। on what basis will you accept your null hypothesis or you reject it? It is about that। so this is pretty much all what you have in your first unit। अगर टाइप 1 टाइप 2 का एरर मैंने आपको, हाँ उसका क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पूछ सकते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, इट इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ इट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वापस ये क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, जिसके स्टेप्स हमने पीछे डिस्कस किए और आगे डिटेल में पढ़ लेना। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वो दोबारा आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें भी नया कुछ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट कि वो होता क्या है। और अगर इसमें आपको टू टेल्ड, वन टेल्ड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ने को मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेम सिग्निफाइज इट ऑल। इफ़ इट इज़ वन टेल्ड सिर्फ एक सेट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इफ़ इट इज़ टू टेल्ड बोथ साइड ऑफ इंटरप्रिटेशन है। एंड उनका जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा ना, मे बी आपसे ऐसा पूछ लें कि हाउ डू यू सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके स्टेप्स लिख दो, ये भी आपको पेपर आपके कंटेंट में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ यूनिट 1। मैंने जो ट्रेंड देखा है इग्नू में, यूनिट 1 में जनरली एरर्स के बारे में बात होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात होती है और पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बात होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इग्नू के साथ। बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो और थ्योरी के कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ना। All the very best to you, and I'll see you next time with unit number 2 with a quick introduction. Alrighty, bye.